आसमान में कड़कती हुई बिजली, ठंडी ठंडी हवाएं और इस मस्त बारिश के मौसम में चाय और पकौड़े खाने का मजा ही कुछ और होता है। पर बारिश का मौसम हर किसी के लिए एक सा नहीं होता। वैशाली अपनी 12 साल की बेटी सौम्या और 5 साल के बेटे मोंटी के साथ एक झोपड़पट्टी में रहती थी। माँ देखो ना, हमारी छत टपक रही है, सारा पानी घर के अंदर इकट्ठा होता जा रहा है। अरे बाप रे, अगर कुछ नहीं किया तो पूरा घर पानी से भर जाएगा। आसमान में बिजली कड़क रही थी। वैशाली ने अपनी झोपड़पट्टी की छत पर बहुत सारी पॉलीथीन और बोरी डाल दी, जिससे घर में पानी आना बहुत हद तक कम हो गया। मम्मी बस करो, नीचे आ जाओ, अब पानी ज्यादा नहीं आ रहा है और जल्दी से हमारे लिए पकौड़े बना दो। बरसात में पकौड़े खाने का मजा ही अलग होता है। क्यों दीदी? चुप कर मोंटी, देख नहीं रहा हमारी माँ कितनी मेहनत कर रही है। वो बाहर पूरी तरीके से भीग चुकी है और तुझे पकौड़े खाने की पड़ी है। वैशाली के पास उसकी मालकिन का फोन आया। तुम गरीब लोगों को ना टाइम की बिल्कुल वैल्यू नहीं है, इसीलिए तो तुम लोग भिखमंगों की तरह भीख मांगती रहती हो जिंदगी भर। घर का सारा काम पड़ा है, मेरे बेटे को पकौड़े खाने का बहुत मन हो रहा है और तू है कि अभी तक आई नहीं। मालकिन, बरसात बहुत तेज हो रही थी, इसलिए मेरी छत टपक रही थी, बस वही सही करने में लगी थी, मैं बस थोड़ी देर में आई। वैशाली ने जल्दी जल्दी अपने बच्चों के लिए नाश्ता बना कर दिया। सौम्या, तुम लोग खाना खा लो और मोंटी का ख्याल रखना। मैं काम पर जा रही हूँ। माँ, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, ये पॉलीथीन ले लो ताकि भीगने से बच जाओ। वैशाली वो पॉलीथीन ओढ़कर अपने घर से निकल गई। बाहर सड़क पर घुटनों तक पानी भरा हुआ था। बरसात रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। हे भगवान, बस थोड़ा सा रुक जाओ, मुझे मालकिन के घर पहुंच जाने दो, फिर जितना मन हो बरस लेना। इतना कहते ही बारिश और तेज हो गई। आसमान में बिजली कड़कने लगी। तभी रास्ते में उसे एक बहुत बड़ा पेड़ गिरा हुआ दिखाई दिया, जिसने रास्ता रोक रखा था। हाँ, ऊपर वाला जब परेशान करता है तो जी भर कर परेशान करता है। सारा रास्ता ही रुक गया, अब मैं कैसे निकलूं? वैशाली ने किसी तरह गिरा हुआ पेड़ क्रॉस किया। चलो ये अच्छा हुआ। अरे मेरी चप्पल कहाँ गई? अरे अरे, ये लो, बह गई मेरी चप्पल भी। वैशाली ने गुस्से में दूसरी चप्पल भी उतार कर फेंक दी और किसी तरह से अपनी मालकिन के घर पहुंच गई। तुम भिखारियों की ना यही आदत है, कोई भी काम टाइम पर करोगे नहीं, फिर ऊपर वाले को दोष दोगे कि हमारे साथ तू इतना गलत क्यों करता है। मालकिन, बाहर बहुत बारिश हो रही है, सड़क घुटनों तक भर गया है, ये मैं ही जानती हूँ कि मैं यहाँ कैसे पहुंची हूँ। अरे वाह वाह वाह, इस महानता के लिए तो आपको इनाम मिलना चाहिए। चल चल, ज्यादा नाटक मत कर। सबसे पहले तू ये जो पूरी जमीन तूने गंदी की है ये साफ कर, उसके बाद सारे बर्तन धो और जल्दी से हमारे लिए चाय पकौड़ी और कुछ खाने का इंतजाम कर। वैशाली बिना कुछ बोले ही किचन में चली गई। पहले उसने चाय, नाश्ता और खाना बनाया, फिर सारी फर्श साफ की और खुद को भी साफ किया। माँ, लगता है वैशाली आंटी ने आज मन से पकौड़े नहीं बनाए, इसमें नमक बहुत ज्यादा हो गया है, मुझे नहीं खाने। क्यों रे चुड़ैल, तू मुझ पर अपना गुस्सा नहीं दिखा पाई तो इन पकौड़ों पर ही दिखा दिया। अब चल, दोबारा से पकौड़े बना और ये पकौड़े बाहर फेंक दे। वैशाली कुछ बोल नहीं रही थी, उसकी आंखों में आंसू थे, फिर भी उसने दोबारा पकौड़े बनाए और उसके बच्चे को खिलाए, और जो बाकी बचे हुए पकौड़े थे उसे उसने किसी पॉलीथीन में रखा और रात को घर जाने लगी। ए वैशाली, रुक रुक, ये तेरे हाथ में क्या है? क्या चोरी करके भाग रही है तू? मालकिन, मैं इतने सालों से आपके यहाँ काम कर रही हूँ, क्या मैं आपको चोर दिखती हूँ? आपने ही तो कहा था कि पकौड़े बाहर फेंक दो, तो बाहर फेंकने से अच्छा है कि मैं अपने बच्चों को खिला दूंगी। ये भी एक चोरी ही हुई, हर महीने पैसे लेती है ना, उन पैसों से पकौड़े खिला अपने बच्चों को। ये सब कुछ उसका पति देख रहा था और फाइनली हिम्मत करके वो वहां पर आया। अरे अब ले जाने दो ना बेचारी को, जब पकौड़े बाहर ही फेंकने हैं तो बेचारी अपने बच्चों को खिला देगी। उन दोनों पति पत्नी को आपस में लड़ता देख वैशाली ने वो पकौड़े बाहर कुत्तों को फेंक दिए और वहां से बिना कुछ बोले चली गई। रात के अंधेरे में बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वो पैदल ही चलती चली जा रही थी कि तभी अचानक शायद एक नाला खुला हुआ था। पानी भरा होने की वजह से वो दिखाई नहीं दे रहा था और वैशाली उस नाले में गिर गई। बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ, मेरे बच्चों का क्या होगा? इतनी तेज बारिश में बाहर कोई भी नहीं था जो उसे बचा पाता, इसलिए वो उस नाले में ही डूब कर मर गई। उधर उसके दोनों बच्चे अपनी माँ के लौटने का इंतजार कर रहे थे। दीदी, 12 बज गए, अभी तक माँ घर नहीं आई। मोंटी, तू परेशान मत हो, सो जा, देख नहीं रहा कितनी तेज बारिश हो रही है। हो सकता है माँ मालकिन के घर ही रुकी हो, हमारे पास फोन भी नहीं है जो हम उन्हें फोन कर सके। रात भर उनकी माँ घर नहीं आई। अगले दिन जब बारिश बंद हुई तब नगर पालिका वालों ने उस नाले से एक लाश बरामद की जो कि वैशाली की ही थी। पुलिस पता लगाते लगाते उस मालकिन के घर पहुंच गई।
वैशाली की लाश लेकर। हाँ भाई, अब लोग इस डेड बॉडी को पहचानते हो? क्योंकि आसपास के लोगों से पता चला है कि ये आपके यहीं काम करती थी। इसके घर का एड्रेस बता दीजिए, मैं घर वालों को लाश पहुंचा देता हूँ। वैशाली की लाश देखकर मालिक और मालकिन दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये तो हमारे यहाँ ही काम करती थी, ये कैसे मर गई? अरे कैसे क्या मर गई? तुम अमीर लोगों को इन गरीबों पर बिल्कुल भी तरस नहीं आता क्या? रात में काम से लौट रही होगी, रास्ते में बहुत बड़ा नाला पड़ा होगा और रोड इतनी ज्यादा भरी हुई थी कि उसे समझ में नहीं आया होगा, उस नाले में घुस गई होगी। ये लाश हमने नाले से ही निकाली है। मैं बार बार तुम्हें मना कर रहा था कि उस गरीब औरत को इतनी बरसात में मत बुलाओ। चाय पकौड़े तुम्हें नहीं बनाने आते क्या? एक दिन तुम काम कर लेती तो क्या हो जाता? मालकिन को अपनी गलती का एहसास हुआ। अरे मुझे क्या पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। सारे लोग काम पर तो जाते ही है ना, चाहे जितनी बारिश क्यों ना हो रही हो। मरने से पहले मैंने ना जाने क्या क्या बोल दिया था इसको। मालकिन और मालिक वैशाली की डेड बॉडी लेकर उसके घर पहुंच गए। उसके दो छोटे छोटे बच्चे सौम्य और पिंटू अपनी माँ को देखकर जोर जोर से रोने लगे, क्योंकि उनका अब इस दुनिया में कोई नहीं बचा था। माँ, मैंने आपको मना किया था कि इतनी बरसात में काम पर मत जाओ, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। माँ, अपनी आंखें खोलो, देखो हमारी छत से फिर पानी टपक रहा है। ये सब कौन सही करेगा माँ? वैशाली के बच्चों की हालत देखकर मालिक और मालकिन की आंखों में आंसू आ गए। बच्चों, तुम लोग परेशान मत हो, मैं इतनी भी पत्थर दिल नहीं हूँ। आज के बाद तुम दोनों को मैं पालूंगी। मेरी माँ की मौत आपकी वजह से ही हुई है। अगर आप जबरदस्ती मेरी माँ को नहीं बुलाती तो ऐसा कुछ नहीं होता। बच्चों, तुम लोग बिल्कुल सही कह रहे हो। हर आदमी पैसों से तो अमीर बन जाता है, पर दिल से अमीर बनने में बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन इन्हें अब अपनी गलती का एहसास हो चुका है। बेटा चलो चलो हमारे साथ। वैशाली का अंतिम संस्कार कर दिया गया। उसके बाद सौम्या और मोंटी उनके ही घर में रहने लगे। पढ़ लिखकर सौम्या एक IPS ऑफिसर बन गई और मोंटी एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर बन गया। मोंटी ने बहुत बड़ा बंगला अपनी माँ के नाम पर उसी जगह पर बनाया जहाँ पर उसकी झोपड़पट्टी थी। माँ, आप जहाँ भी होंगी, मुझे पूरा विश्वास है कि आप मुझे देख रही होंगी। बरसात में जिस घर की छत टपकने लगती थी, वो आज मैंने हमेशा के लिए सही कर दिया। मोंटी की आंखों से आंसू निकलने लगे। माँ हमेशा हमारे साथ है मोंटी। माँ के साथ जो हुआ है वो और किसी के साथ ना हो। हमें और गरीबों की मदद करनी चाहिए। हाँ दीदी, तू ठीक कह रही है। खासकर बरसात के मौसम में हमें ज्यादा से ज्यादा गरीबों की मदद करनी होगी और इसी से माँ की आत्मा को शांति मिलेगी। अमीर बरसात में चाय पकौड़े का मजा लेते हैं और दूसरी तरफ गरीब का घर टूट जाता है, उसे खाना भी नसीब नहीं होता। इसीलिए हम सबको उनका ध्यान रखना चाहिए। भीखू और उसकी पत्नी ममता का एक छोटा बेटा था। भीखू और ममता सड़कों पर सामान बेचकर गुजारा करते थे और वहीं फुटपाथ पर एक छोटी सी झुग्गी में रहकर गुजारा कर रहे थे। ममता दोबारा गर्भवती थी, इसलिए वो झुग्गी के आसपास ही रुकने वाले वाहन के लोगों को सामान बेचती थी। एक दिन ममता पुल वाली लाल बत्ती काफी देर तक रहती है, इस वजह से वहां भीड़ भी काफी रहती है। मैं सोच रहा हूँ आज थोड़ी देर वहीं सामान बेचकर आ जाता हूँ। इतनी भीड़ में ध्यान से जाना, लाल बत्ती खत्म होते ही गाड़ियां रफ्तार से दौड़ती हैं। भीखू पुल के नीचे सामान बेचने चला जाता है। ले लीजिए भैया, ये खिलौना आपके बच्चे के लिए। ये गुब्बारा ले लो भैया। हाँ हेलो, ये गुड़िया कितने की थी? 20 रुपए की है साहब। 20 रुपए? 10 रुपए की लगा ले, दे रहा है तो। इतनी देर में लाल बत्ती का सिग्नल खत्म हो जाता है। ले लो साहब, आप 10 रुपए ही दे दो। भीखू 10 रुपए लेकर जैसे ही गाड़ी वाले को गुड़िया पकड़ाकर पलटता है, एक गाड़ी उसे धक्का मार देती है। जैसे ही भीखू नीचे गिरता है, एक और गाड़ी उसे कुचल देती है। भीखू वहीं मर जाता है। भीखू के साथ एक और व्यक्ति जो सामान बेचता था, वो ये दुर्घटना देख लेता है और ममता को बताता है। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं किसके सहारे जीऊंगी? आप मुझे क्यों छोड़ गए सूरज के बापू? बापू आप कहाँ चले गए? बोलो बापू। ममता सूरज के हाथ से भीखू का अंतिम संस्कार करती है। भीखू के देहांत के बाद ममता बिल्कुल अकेली हो गई थी। एक दिन ममता बेटे सूरज और गोद की बच्ची को लेकर दिन भर सड़कों पर गुब्बारे बेचती थी। एक दिन, सूरज तू यहीं सोनी के पास रहना, आज धूप और गर्मी ज्यादा है इसलिए तुम दोनों यहीं रहना।
मैं कुछ गुब्बारे और पेन बेचकर सोनी के लिए दूध और तुम्हारे लिए रोटी ले आऊंगी। ममता गुब्बारे और पेन बेचने चली जाती है। साहब पेन ले लो, 10 रुपए में 5 पेन है, ले लो ना साहब। ले लो बीबी जी, ये गुब्बारा ले लो, आप खरीद लोगी तो मैं बच्चों के लिए कुछ खाने को ले जाऊंगी। ममता बड़ी मुश्किल से कुछ गुब्बारे बेच पाती है और थोड़ा दूध और रोटी बच्चों के लिए खरीद कर लाती है। तभी एक महिला ममता के पास आती है। ममता, कल हमें ये झुग्गियां खाली करनी पड़ेंगी, यहाँ से अब तू भी कहीं और रहने की जगह ढूंढ ले। मैंने तो एक बस्ती में 100 रुपए किराए पर एक झुग्गी ले ली है, बस तुझे ही खबर देने आई थी। हे भगवान, अब अपने दोनों बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? अपने बच्चों के रहने के लिए मुझ गरीब का घर कहाँ से लाऊंगी? ममता अपने बच्चों को लेकर एक दुकान के बाहर बैठ जाती है। तभी सामने एक ऑटो रिक्शा पलट जाता है और एक महिला ऑटो रिक्शा से गिर जाती है। ममता भागती हुई महिला के पास जाती है। ओ भैया, कैसे ऑटो रिक्शा चला रहा था? देखकर नहीं चलाया जाता? जल्दी इन्हें हॉस्पिटल लेकर चलो। ममता उस महिला को संभाले बच्चों के साथ हॉस्पिटल पहुंचती है। ऑटो वाला ममता और उस महिला को अपने ऑटो से उतार कर भाग जाता है। सूरज, जा जल्दी से उन भैया को बुला कर ला, वो माँ जी को अंदर ले जाएंगे। डॉक्टर उस महिला को देखता है। देखिए, इनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है, तो अब इनको कंप्लीट बेड रेस्ट की आवश्यकता है। इनके घर से जो भी सदस्य हैं उन्हें आप बुला लीजिए। डॉक्टर, मैं नहीं जानती ये कौन है। इनका एक्सीडेंट हुआ तो मैं इन्हें यहाँ ले आई। डॉक्टर, इन्हें कब तक होश आ जाएगा? तभी ये अपने बारे में बता पाएंगे। 1 से 2 घंटे में इन्हें होश आ जाएगा। लगभग 2 घंटे बाद उस महिला को होश आता है और वो अपने बारे में बताती है। मेरा नाम राजरानी है। पता नहीं उस ऑटो रिक्शा वाले ने कैसे चलाया कि अचानक से ठोकर लगी और ऑटो पलट गया। उसके बाद मुझे धुंधला सा याद है कि तुमने मुझे उठाया था और ऑटो में बिठाया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटी, जो तुम मुझे यहाँ ले आई। माँ जी, आपकी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हुआ है, इसीलिए आपको घर ले जाने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था करनी होगी। बेटी, मेरे पति अपने बिजनेस के काम से दूसरे शहर गए हुए हैं, मेरी एक सहायता करो। एम्बुलेंस में मेरे घर तक पहुंचने में मेरी मदद कर दो। डॉक्टर, मैं बिल अकाउंट से भर दूंगी, आप एक एम्बुलेंस की व्यवस्था करा दीजिए। माँ जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं आपके साथ ही चलूंगी। ममता राजरानी को एम्बुलेंस में घर तक लेकर आती है। राजरानी को उस वक्त एक सहारे की बहुत जरूरत थी, जो ममता के रूप में उन्हें मिला था। घर पहुंचकर राजरानी अपने पति महेंद्रनाथ को फोन पर सारी बात बताती है। ममता, मैंने अपने पति को फोन कर दिया है, वो कल सुबह ही वापस आ रहे हैं। क्या तुम कल सुबह तक मेरे पास रह सकती हो? ममता राजरानी की बातों को सुनकर रोने लगती है। क्या हुआ ममता, तुम अचानक रोने क्यों लगी? कोई जबरदस्ती नहीं है बेटी, तुम अगर नहीं रुकना चाहती तो कोई बात नहीं। और फिर तुमने इतना कुछ किया है मेरे लिए, वो एक बहुत बड़ी बात है। ममता राजरानी को अपने रोने का असली कारण बताती है और अपनी जिंदगी की सारी आपबीती सुनाती है, जिसे सुनकर राजरानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आप ही बताइए माँ जी, अब मैं क्या करूं? अपने इन छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाऊं? चिंता मत करो बेटी, भगवान सब ठीक करेंगे। वहां सामने मेरी रसोई है, तुम वहां जाकर अपने लिए भी भोजन बनाओ, मेरे लिए भी, और इन बच्चों को भी खिलाओ। कब से तुम मेरी वजह से भूखी हो और बच्चे भी तुम्हारे साथ भूखे हैं। माँ जी, पहले आप ये दवाई ले लीजिए और आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे आवाज लगा देना। ममता राजरानी और सूरज को खाना देती है और सोनी के लिए थोड़ा दूध भी गर्म करती है। अगले दिन जब महेंद्रनाथ वापस आता है तो उसे सारी बात पता चलती है। वो भी ममता का धन्यवाद करते हैं। ममता बेटी, तुमने राजरानी के लिए इतना सब कुछ किया, उसका मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। धीरे धीरे राजरानी की तबीयत में सुधार होने लगता है। ममता राजरानी की बहुत सेवा करती थी। 1 महीने बाद राजरानी बिल्कुल ठीक हो जाती है। माँ जी, अब आप ठीक हो गई हैं तो अब मुझे भी चलना चाहिए। मुझे भी आपके पास रहते इतने दिन हो गए। आपसे इतना प्यार पाकर मैं धन्य हो गई। आपने मेरे बच्चों को इतना प्यार दिया, इतना दुलार दिया, इसके लिए मैं सदैव आपकी आभारी रहूंगी। ममता, सूरज मुझे नानी माँ कहकर बुलाता है। क्या ये बच्चे हमेशा के लिए अपनी नानी माँ के पास नहीं रह सकते? हाँ ममता बेटी, हम दोनों की कोई औलाद नहीं है, पर सूरज और सोनी को देखकर हमारे मन में नाना नानी वाला प्यार उमड़ पड़ा। तुमने राजरानी की माँ जैसे सेवा की है बेटा। हम अपनी बेटी को बेसहारा नहीं भटकने देंगे। ममता की आंखें आंसुओं से भर आती हैं। बेसहारा को सहारा मिल जाता है। ममता राजरानी के गले लग जाती है
उस दिन के बाद से ममता महेंद्रनाथ के कारोबार में उसका हाथ बंटाने लगी और उसने दोनों बच्चों को पढ़ा लिखा कर बच्चों के सपने पूरे किए। Thanks for watching.